दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में 6th सेमेस्टर बॉटनी का। जिन बच्चों का आज ही भैया, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हुए थे, ठीक है, सॉल्व कर ली हमने उन समस्याओं को। भैया की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहे, घर पहुंचा दिया सबको, और अब ये वीडियो आपको दे रहे हैं। भाई मालूम है 3 बजे से आपका पेपर है, लेकिन पिछले 2 सालों के MJP रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में ये PDF आपको वहाँ पर दे रहे हैं। एक बार देख डालो, कई बार सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये 200 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं और आप बहुत आराम से पेपर कराओगे। तेज हम थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि टाइम कम है भाई, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई, ठोस अपशिष्ट नगर पालिका, जो नगर पालिका वाला कूड़ा कबाड़ इंतजाम होता है, वो सारे के सारे गैर विषैले होते हैं। पन्नी है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारे गैर विषैले होते हैं भाई, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपशिष्ट जल, जो गंदा जल होता है, उसके उपचार में मीथेनोजेनिक रोगाणु का इस्तेमाल करते हैं। और मीथेनोजेनिक, इससे क्या बनता है? मीथेन बनता है। मीथेन मतलब CH4 बनता है, जो कि बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कीचड़ के अपघटन करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, तो मीथेनोजेनिक रोगाणु का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में ग्रीन हाउस कौन सी पाई जाती है? तो जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो कार्बन क्रेडिट होता है, ये क्या करता है? कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि है उसे सीमित करना है। क्यों? क्योंकि जब CO2 की वृद्धि बढ़ेगी तो ये CO2 क्या करती है? टेम्परेचर को, हीट को ट्रैप कर लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, सरल भाषा में कहें भैया, ठीक है। तो इसका D वाला विकल्प दे रखा था, लेकिन ये गलत है, C वाला सही है भैया, ठीक है। कृषि के किस पहलू में GIS का उपयोग मिट्टी के विश्लेषण के लिए किया जाता है? GIS का उपयोग करके क्या पता चल जाएगा? तो मतलब डिटेल बना सकते हो, कुछ सर्च कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को एडिट कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो भाई, ठीक है। इस सफाई दृष्टिकोण में बायो रेमेडिएशन की अनुमति के लिए भूजल या मिट्टी को उसकी प्राकृतिक सेटिंग से हटाना XC2 बायो रेमेडिएशन कहलाता है। इसमें करते क्या है, जो मिट्टी जहां पे दूषित है वहां से उसे हम लोग उठा लेते हैं। एक होता है in situ मतलब वहीं पे ठीक कर देना, और XC2 मतलब वहां से उठा के ले जाएंगे और फिर उसे भैया ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो GIS है, इसमें M क्या होता है? तो M फॉर मैपिंग है, मापना, निगरानी करना, मानचित्रण करना, ठीक है, मेजर करना, इस तरीके की चीजें, मॉडलिंग करना, ये चारों M को दिखाते हैं भाई, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? सबको पता है, जो जीवाश्म होते हैं पुराने समय के, उनकी आयु कितनी है, उस आयु को हम लोग कार्बन की मात्रा कितनी बची है उससे पता कर सकते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म जो होते हैं, फोजाइल्स जो होते हैं, उनकी एज को पता करने की तकनीक है। नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे? क्योंकि यह निम्नलिखित में से कौन सा GIS सर्वर से रिलेटेड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है? ArcGIS रिलेटेड हाइड्रोजन प्लेटफॉर्म है। इससे पता चलेगा कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं भाई? लोग कहते हैं ये संरक्षण करो, जीवों को बचाओ, ये करो, वो करो। क्यों? ताकि जो पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो बना रहे भाई, ठीक है। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि आप जलाओगे, जैसे अभी बहुत जो प्रदूषण वाले एरिया, वहां पे पराली वगैरह जलाने को मना किया जाता है, खेत में लोग जलाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनेगा। पोल्यूशन है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। किस वर्षा वन को ग्रह का फेफड़े कहा जाता है? तो जो अमेजन के वर्षा वन है, उन्हें इस ग्रह का फेफड़े कहा जाता है भाई, ठीक है। इस विधि से अधिकांश कार्बन स्थल मंडल से वायुमंडल में चला जाता है। तो जो जीवाश्म ईंधन जलते हैं, उससे क्या होता है, जितना भी कार्बन है वो सब क्या होगा? फिलहाल तो स्थल मंडल में, जमीन के अंदर से जीवाश्म निकाले, उसे जलाओगे तो वो वायुमंडल में जाके वायुमंडल को दूषित कर देगा। पारस्परिकता क्या होती है? तो पारस्परिकता एक अंतः क्रिया है, किस तरीके की? सकारात्मक, इंटरस्पेसिफिक। पारस्परिकता मतलब क्या? आप हमारी मदद कर रहे हो, हम आपकी मदद कर रहे हैं, यही तो पारस्परिकता है भैया, ठीक है। संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसे अत्यधिक शोषण कहेंगे। किसी का भी ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो शोषण कहेंगे। छोटा बच्चा पकड़ के लिया, उससे दिन रात झाड़ू मजवा रहा है, मतलब नहीं, बर्तन मजवा रहा है, तो शोषण ही तो कर रहे हो यार उसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसमें किस रासायनिक पदार्थ के उत्पादन पर प्रतिबंध लगता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन भैया ओजोन परत को भी हानि पहुंचा रहे हैं, फ्रियॉन है, हेलोन है, ये सारे के सारे जो है वो वायुमंडल के लिए खतरनाक है भाई, ठीक है। किस कचरे को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वही नगर पालिका कह लो, हिंदी में अंग्रेजी में म्युनिसिपल कह लो, MSW कह लो, सारी एक ही बात है। तो जो खाने पीने वाली चीजें हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, ये सब भैया नगर पालिका के कूड़े में आते हैं। बायो एगमेंटेशन में क्या शामिल होता है, तो जो सफाई साइट होती है, जहाँ पे साइट मतलब जगह जहाँ पे सफाई करनी है, उसके लिए रोगाणुओं को जोड़ना ही बायो एगमेंटेशन कहलाता है। कार्बन को पृथक्करण की प्रक्रिया का अर्थ क्या है, तो वायुमंडल से CO2 को हटाना और जलवाष्प में जमा करके CO2 का भंडारण कर देना, यानी CO2 को अलग करना ही पृथक्करण मतलब क्या है, अलग करना भाई, ठीक है। कौन सा एक तलछटी प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तो ये फास्फोरस समुद्र में जो तलछटी होती है वहां पाया जाता है, सबको पता है। तो तलछटी प्रकार में फास्फोरस और सल्फर साइकिल दोनों आ जाएंगे भाई, ठीक है। फास्फोरस तो विकल्प में खूब आता है। किस विधि का उपयोग अपशिष्ट निस्तारण, कूड़े कबाड़ को निस्तारण करने के लिए, खत्म करने के लिए समुद्र में अब निस्तारण नहीं करते, पुराने जमाने में किया जाता था, लेकिन वो भी हमारा जो इकोसिस्टम है, वातावरण है, उसके लिए खतरनाक था, तो अब उसे नहीं निस्तारण किया जाता है समुद्र में भाई, ठीक है। निम्न में से किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना, वही कूड़े कबाड़ को ठीक करने के लिए एकीकृत योजना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधों के उपयोग से जुड़ी बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फाइटो रेमेडिएशन कहलाती है। फाइटो रेमेडिएशन में जो भी प्रदूषक होते हैं उन्हें हम लोग कम करते हैं पौधों की मदद से भाई, ठीक है। कौन सा ठोस अपशिष्ट खाद के संदर्भ में समृद्ध ऊपरी मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी की ऊपरी लेयर में ह्यूमस पाया जाता है। ठोस कचरे का कार्बनिक पदार्थ जो है, अगर कोई ठोस कचरा है उसमें जो कार्बनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीवों से खत्म कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा समोच्च खेती के दौरान जो टाइल जल की निकासी होती है, तो किस रासायनिक तरीके से पौधों की वृद्धि में मदद करती है, तो भैया ये जो टाइल जल निकलता है, ये क्या करता है, जो विषैले गंदे पदार्थ होते हैं उन्हें कम कर देता है, हटा देता है, और इस तरीके से जो खेती है वो अच्छी होती है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो भैया अगर आपको जैविक विविधता, जीव विविधता को जिंदा रखना है, खुद भी जिंदा रहना है, तो आपको प्राकृतिक संसाधन बचाने पड़ेंगे। टाइल जल क्या करता है, तो यह मुक्त गुरुत्वाकर्षण लेवल को बढ़ा देता है, जिससे जितने भी उल्टी सीधी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और खेती अच्छी होती है। इन सीटू आधारित में क्या होता है, एक्स सीटू मतलब उठा के कहीं बाहर ले गए, इन सीटू में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को वहीं पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जो दूषित क्षेत्र हैं वो ठीक हो सके। कौन सा टोपोलॉजी के उपयोग को उचित ठहराता, तो कोई भी मॉडल हो उसकी जो ज्योमेट्री है उससे पता चलता है कि जो टोपोलॉजी का उपयोग है वो ठीक है भाई, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, दो प्रजातियों के बीच अगर आपस में कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो पारस्परिकता है भाई, ठीक है। मानचित्र का पैमाना निर्धारित करें, दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर और एक दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर, तो अगर आप 2 सेंटीमीटर और किलोमीटर को लिखेंगे तो भैया 1 लाख के करीब, तो जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 1:50,000 यानी 1:50,000 आएगा। तो दोनों मानचित्र बनाने के लिए क्या, दोनों पैरामीटर हमने सेंटीमीटर में कर लिए भाई, ठीक है। इन सीटू बायो रेमेडिएशन के दौरान निम्न में से कौन सी प्रमुख तकनीक काम नहीं आती, इन सीटू मतलब वहीं पर जहां पर वो है उसे ठीक करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैपिंग में निम्न में से क्या शामिल होता है, तो मैपिंग के अंदर आता है कैडस्ट्रल विवरण, यानी पूरी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। कौन सा ओपन सोर्स, यानी जिसका लाइसेंस वगैरह, जैसे गूगल है ओपन सोर्स है, आप सर्च कर सकते हो। ArcGIS ओपन सोर्स नहीं है, इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अमोनिफिकेशन क्या होता है, तो जब एमिनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे अमीनोफिकेशन कहते हैं। फोटोग्रामेट्री और छवि व्याख्या दोनों एक ही शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द है। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो जो पर्यावरण और जो फिजिकल चीजें होती हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने की विज्ञान को फोटोग्रामेट्री और छवि व्याख्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। स्टैड प्रो जो है वो GIS सॉफ्टवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। GIS क्या करता है, तो हमें एग्जैक्ट डेटा देने में मदद करता है। विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच एक जैविक अंतःक्रिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो भैया बहुत सारे जीव हैं, उसमें अगर कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी को लाभ मिल रहा है तो उसे सहोपकारिता कहते हैं भाई, ठीक है। उपग्रह जो सैटेलाइट होता है उससे जो छवि कैप्चर, जो फोटोज खींचे जाते हैं उसे हम लोग ऑर्थो फोटो, ऑर्थो छवि, ऑर्थो फोटोग्राफी सब एक ही शब्द हैं, कुछ भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। वो प्रजातियां जिनकी संख्या हाल में बहुत कम हो गई है या गायब होने वाली हैं उन्हें हम लोग लुप्त प्राय कहते हैं भाई, ठीक है। वो प्रजाति जो बहुत कम है और बहुत छोटी सी जगह पे मिलती है उसे दुर्लभ यानी रेयर कहते हैं।
क्या होता है अगर कोई विदेशी प्रजाति आप अनजाने में या जाने में लेके आओगे, तो विदेशी मतलब क्या, वो जैसे हम लोगों को भैया भारत को गुलाम बना लिया गया था, तो विदेशी प्रजाति आएगी तो वो आक्रामक हो जाएगी और स्वदेशी प्रजातियां अपने आप धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। भाई यही तो हुआ था कि वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए कि हाथ वाले बेचारे दिन भर में अगर एक कपड़ा बना रहे हैं चरखे वर्के से, तो उनने अंधाधुंध कपड़े, अब यहाँ जब समय ज़्यादा लग रहा तो लागत ज़्यादा थी, पैसा ज़्यादा था, उनने ले जाओ फ्री में यार कोई दिक्कत नहीं, बहुत बन रहा है अंधाधुंध। तो ये चीज़ें रहती हैं भाई, ठीक है। भारत के नवीनीकरण लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक कार्बन के उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना पड़ेगा। 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है, ठीक है। लक्ष्य बनाओ, और लेकिन केवल अकेले सरकार के लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को भी बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके शायद हम लोग इस लक्ष्य को पा पाएंगे, ठीक है। उन प्रजातियों का समूह जो जैविक और अजैविक संसाधनों का समान रूप से खत्म कर देते हैं, उन्हें गिल्ड कहते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भैया, कोई जानवर और पौधों के विलुप्त होने का कारण क्या है, तो जो उनके हैबिटेट हैं, जो उनके घर हैं, स्थान हैं, वो लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। जब स्थान नहीं है, जंगल काटते रहोगे तो भैया पौधे और सब चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तत्वों को वापस लाने के लिए जिम्मेदार जीव बैक्टीरिया और कवक होते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, फसलों को अच्छा करते हैं। डिस्पोजेबल कचरे में सभी आते हैं, चाहे वो ठोस हो, तरल पदार्थ हो, स्लरी हो, सब कुछ डिस्पोजेबल में आता है भैया, ठीक है। किसकी स्वांगीकरण दक्षता सबसे ज्यादा होती है, तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी स्वांगीकरण की दक्षता सबसे ज्यादा होती है। कौन सा क्षेत्र समुद्र के तल पर, तो बेंथिक जो है वो समुद्र की सरफेस पे, तल पे पाया जाता है भैया, ठीक है। कार्बन को जीवन रूपों में शामिल किया जाता है, तो भैया जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे भैया एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और इस तरीके से कार्बन जीवन रूपों में शामिल हो जाता है भाई, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात के रूप में जाना जाता है। कोई खाद्य श्रृंखला है तो जो अगर हम एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो उसे हम पारिस्थितिकी दक्षता कहेंगे भाई, ठीक है। एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के प्रवाह का कारण क्या है, तो भविष्यवाणी है भैया, ऊर्जा अगर एक से दूसरे में नहीं जाएगी तो वो श्रृंखला आगे कैसे बढ़ेगी, चलेगी कैसे मेरे भाई, ठीक है। छाया में उगने वाले पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोफाइट्स कहलाते हैं। परिस्थितियों में जनसंख्या को बढ़ाने की क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है, ठीक। जीवों की क्षमता है वो अपने समान बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। एक विशेष समुदाय के भीतर की जो स्थिति होती है वो पारिस्थितिकी निकेत को दर्शाती है। गंगा एक्शन प्लान पर्यावरण विभाग ने तैयार किया था। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वैसे तो प्राथमिक उपभोक्ता को होती है, प्राथमिक उपभोक्ता विकल्प में नहीं है तो हम द्वितीयक उपभोक्ता लगाएंगे भाई, ठीक है। समान जलवायु परिस्थितियों में एक साथ रहने वाले, जब भैया पौधे, पशु, जानवर सब एक साथ रहते हैं तो उसे हम लोग जैव क्षेत्र यानी बायोम कहते हैं। 3 R जो होते हैं उनका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यानी रिड्यूस मतलब कम करो, रीयूज मतलब जो चीज़ें खतरनाक हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करो, और अगर हो सके तो उन्हें रिसाइकिल कर लो भैया, ठीक है। भारत में कितने जैविक भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 10 हैं भाई, ठीक है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब हुई, तो 2008 में पहली राष्ट्रीय कार्य योजना हुई। प्राकृतिक क्षेत्रों में बड़े खेलों की भूमि किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उन्हें बड़े खेलों की भूमि कहते हैं। ISO 14001 2015 में मेरे भाई प्रकाशित हुआ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। ऊर्ध्वाधर रूप से घटित होने वाला स्थानिक पैटर्न क्या कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं वो 106 हैं। जैविक घटकों में निर्माता है यानी प्रोड्यूसर है, उपभोक्ता है, अपघटक, डीकंपोजर सारे आते हैं, ठीक है भाई। क्रोनिक विषाक्तता का निर्धारण करना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव कई समय तक नहीं दिखाई देता है, लंबे समय के बाद दिखाई देता है। उसके अलावा लचीलापन वो शब्द है जो अपनी समुदाय में अपनी मूल स्थिति को लौटाने की क्षमता रखता है, यानी फ्लेक्सिबल, कि कुछ गड़बड़ हो भी गया तो दोबारा से हम वापस आ सकते हैं अपनी स्थिति में, ठीक है भाई। भारत में जो आर्द्र वाले यानी ह्यूमिड क्षेत्र हैं वहां पर समस्या क्या है, मरुस्थलीकरण है मेरे भाई। मरुस्थल है तो वहां पे फसल से रिलेटेड दिक्कत है, जीवों से रिलेटेड दिक्कत है, पानी की समस्याएं, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं, ट्री वाला, वो बायोमास पिरामिड सीधा होता है। कुल कितने जैविक हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट मतलब जहां पर वो प्रजातियां पाई जा रही हैं जो बहुत लिमिटेड है, रेयर हैं भाई, ठीक है। तो 36 हॉट स्पॉट हैं। कौन सा यौगिक अवायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा, तो जितना भी कच्चा तेल है वो भैया जमा हो जाता है अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ज्वलनशील अपशिष्ट क्या होता है, जो कम ताप पे भी जलेगा,
आराम से चलेगा, वो ज्वलनशील है भाई, ठीक है। आईएसओ ने किस वर्ष आईएसओ 14000 मानकों का परिवार बनाया? 1996 में बनाया। आईएसओ 14000 क्या करता है? तो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली इसके दायरे में नहीं आता है भाई, ठीक है। यह पर्यावरण देखेगा, जीवन चक्र देखेगा, पर्यावरण की लेखा परीक्षा सब करेगा, गुणवत्ता से लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। एज इफेक्ट क्या होता है? तो भैया जब विविधता में वृद्धि होती है तो इसे एज इफेक्ट यानी बढ़त प्रभाव कहते हैं, ठीक है। सीधी समांतर एक ही जगह और वहां पर जो है वो सारी श्रृंखलाएं अवेलेबल हो तो उसे हम लोग समतल सतह कह देते हैं। प्रजातियों की रेड जो सूची है, लाल डेटा बुक सूची है, उसे IUCN ने प्रकाशित किया है भैया, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो किस तकनीक द्वारा जो संकटग्रस्त जातियां हैं उन्हें लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं? तो क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व मतलब ही होता है सुरक्षित करके रखना, तो क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक कहते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो दिल्ली में है। प्रजाति की विशेषता अपने पैतृक की पूर्वजों की देखभाल करना नहीं है भाई, ठीक है। किस जैव भौगोलिक क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर 25 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में एक माना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है वो ओवरऑल 25 जैव विविधता वाले क्षेत्रों में माना जाता है। NRCP का पूरा नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है। जलवायु परिवर्तन पर जो भैया संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। PCB क्या करता है? ये प्रजनन, जो पक्षियों में प्रजनन मतलब बच्चे पैदा होने में समस्या होती है उनकी विफलता का ये कारण बनता है भाई, ठीक है। भारत में 10 विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, पता है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। नए क्षेत्र में प्रजातियों की सफल स्थापना करना, कोई ऐसी जगह जहां पर कोई प्रजाति आके स्थापित कर दें हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं स्थापना या फिर इकेसिस कहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में स्टार्ट हुई। कौन सा शब्द जनसंख्या में वृद्धि करवाएगा? तो बर्थ रेट यानी जन्म दर कहलाएगा, ठीक है। 40 से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित कौन सा क्षेत्र है? तो समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी प्रकार के जीवन में अनावृत क्षेत्र में विकास का आवरण करते हैं तो उसे हम लोग न्यूडेशन यानी नग्नीकरण कहते हैं भाई, ठीक है। P/R=1 होता है, ये रेशियो आपको याद रखना है। स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। 2024 का पेपर मेरे भाई, ऐसी वनस्पति जो व्यक्तियों के सपोर्ट के बिना ऑटोमेटिक बड़ी हो जाए, जहां कोई पानी डालने नहीं जा रहा, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा पौधों की पूरी प्रजाति है, स्पीसीज है। सूर्य के प्रकाश की अवधि में अंतर क्यों है? क्योंकि अक्षांश जगह जगह पे अलग अलग है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या है? तो दक्षिण पश्चिम में जून से सितंबर तक मानसून आता है। पौधे जानवर जब सब एक जगह पर दिखाई देते हैं तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखो पिछले में भी आया है, इसमें भी आया है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जो कटीले जंगली झाड़ियां वगैरह होती हैं उनकी जो अधिकतर पत्तियां होती मोटी होती ताकि जल्दी जल्दी बाष्पोत्सर्जन ना हो जाए, वहां कोई पानी वानी डालने थोड़ी जा रहा, इसलिए मोटी होती हैं, छोटी होती हैं। जो सुंदरी वृक्ष होते हैं ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। वो जानवर, एक सींग वाला गेंडा जो है असम और पश्चिम बंगाल के दलदल भूमि में रहता है, ठीक है। भारत के जो जीव मंडल रिजर्व है उसमें से कोई एक उदाहरण दीजिए। तो पचमढ़ी जो है उसको बोलते हैं, वो बायो रिजर्व का एक उदाहरण है, ठीक है। प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए तो बहुत सारी चीजें, पार्क बना देते हैं, ठीक है, प्राणी पार्क बना देते हैं, अभ्यारण्य बना देते हैं, नेशनल पार्क बनते हैं, सारी चीजें, ताकि जो प्राकृतिक विरासत है उनका ख्याल रखा जा सके। MAB का पूरा नाम होता है मनुष्य और जीव मंडल कार्यक्रम। रेड डेटा बुक क्या करता है? तो जो जातियां खतरे में हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है। बीटा विविधता क्या होती है? तो समुदायों के बीच, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में बीटा विविधता पाई जाती है। हॉट स्पॉट कब घोषित किया जाता है? जब 1500 या अधिक स्थानिक प्रजातियां हैं, 75% मूल जो स्थान है वो खत्म हो गया है, यानी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो एक जगह पे पाई जा रही हैं और उनका मूल स्थान भी खत्म हो गया है, 1500 से ज्यादा है, तो फिर उसे हम लोग क्या कर देते हैं? हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं। जानवरों और पौधों के विलुप्त होने का कारण हैबिटेट, आवास की हानि हो रही है, विखंडन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, घर खत्म हो रहा है, सारी चीजें हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का कौन सा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। रेड डेटा बुक में कौन होती हैं? संकटग्रस्त जातियां होती हैं। कौन सा राष्ट्रीय पार्क कस्तूरी मृग? तो मेरे भाई दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कस्तूरी मृग या हंगुल का घर है भाई, ठीक है। जैव विविधता निर्धारित होती है, प्रजाति कितनी अच्छी है, समानता कितनी ज्यादा है, इससे जैव विविधता निर्धारित होती है। उष्ण कटिबंधीय जो देश हैं उसमें विविधता में कमी क्यों आ रही? क्योंकि यहाँ पे वनों की कटाई हो रही है, क्योंकि बहुत अधिक वर्षा वाले वन है भाई, ठीक है। जो घास भूमि का पिरामिड होता है पारिस्थितिकी तंत्र में वो हमेशा सीधा होता है।
कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो अभी आपको बताया जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वो बहुत ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक हैं भाई, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, किस प्रकार की, जहां पे सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर, कम्युनिटी सब एक जगह पर रहती हैं, उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तत्वों का चक्रण कैसा होता है? तो उसे हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं भाई, ठीक है। महत्व क्या है? तो ऊर्जा का प्रवाह, खनिज का चक्रण, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सबको पता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरा पौधा होता है, क्योंकि क्या करता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है और CO2 को स्थिर करता है। भोज स्तर का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो जुड़े जीव होते हैं खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड, वही भोज स्तर यानी फूड लेवल का निर्माण करते हैं भाई, ठीक। जैविक संतुलन किसके बीच होता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता, डीकंपोजर। कुछ पेड़ पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, और डीकंपोजर नष्ट कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। जीव मंडल की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवित लोग रहते हैं वो जीव मंडल है। जीवों का मंडल जीव मंडल। चट्टानों पर अनुक्रम की जो प्राथमिक अनुक्रम की प्रजातियां हैं वो कौन है? लाइकेन है भाई, ठीक है। हाइड्रॉक और जेरॉफ क्या करते हैं? तो दोनों ले जाते हैं मध्यम जल की स्थिति की ओर। पारिस्थितिकी अनुक्रम में सम्मिलित कौन है? तो सभी, चाहे वो क्रमिक भी है, अपने चरमोत्सर्ग पे पहुंचेगा, बहुत सारी प्रजातियां बनेंगी, ठीक है, प्रगतिशील होंगी, श्रृंखला में बढ़ेंगी, सारी चीजें रहेंगी। जब वो अपने चरमोत्कर्ष समुदाय का एक प्रकार, अधिकतम क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा? तो वहां की जलवायु पे। जलवायु अच्छी होगी, अनुकूलित होगी, तो फिर भैया वो पहुंचेगा एक्सट्रीम लेवल तक, वरना नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में जलमग्न अवस्था, इसके बाद तो जो तैरते हुए पौधे होते हैं उसे हम लोग कह देते हैं जलमग्न अवस्था हो गई, ठीक है। अत्यधिक एरेनकाइमा की विशेषता क्या है? तो इसे हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडेनोजेनेसिस बोलते हैं। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले का अलग मूल सामग्री होती है, समय होता है, जलवायु होती है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत ऊपरी मिट्टी कहलाती है। ऊपरी मिट्टी को हटाना कटाव कहलाता है। नमी को संरक्षित करने के लिए मिट्टी को कार्बनिक या सिंथेटिक पदार्थों से संरक्षित करने की जो विधि है वो पलवार कहलाती है। जल संबंधन जो प्रबंधन होता है, इसका लाभ क्या है? तो सारे लाभ हैं। जल, इससे जो मिट्टी का जल लेवल है भूमि का वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं, जल को इकट्ठा करने के फायदे हैं। कोई उत्पाद अगर है जो सेवा है या घटना है, पूर्ण जीवन चक्र में CO2 और अन्य ग्रीन हाउस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। रामसर साइट्स क्या है? वो आर्द्र भूमि जहां पर अंतरराष्ट्रीय महत्व है, उन्हें रामसर साइट्स बोला जाता है। भारत में 75 रामसर हैं, इंपॉर्टेंट है। गैर नवीकरणीय, जैसे रिन्यू नहीं कर सकते हैं, कोयला है, जल गया, खत्म हो गया भैया, ठीक है। विश्व ऊर्जा आवश्यकताएं क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। जल विद्युत, कौन सा जल विद्युत का नुकसान है? तो वो वनों की कटाई हो रही है, वन्य जीव क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? जल विद्युत नुकसान हो रहा है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में क्या सही है? तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ज्यादा दोहन करोगे खत्म हो जाएंगे भैया, ठीक है। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, तो जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला वगैरह है, आप निकाल रहे हो, कब तक निकालो? खत्म हो जाएंगे भैया, लिमिटेड है, ठीक है। अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन होती है, सभी को पता है। ताप विद्युत संयंत्रों से जुड़ा हुआ ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। वो जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग में अपने स्थान से हट जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही लगाना है आपको। ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो दोहन और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम प्रदूषित होता है? तो जो भैया सौर ऊर्जा है, उसका क्या ही कर लोगे, तो सबसे कम प्रदूषित होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। महासागरीय तापीय ऊर्जा किसके कारण होती है? तो समुद्र के जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, विभिन्न स्तर, उनका तापमान अलग अलग होता है। कार्बन क्रेडिट अवधारणा क्या है भाई? तो अनुमत कार्बन जो अपने पास उत्सर्जन, यानी अनुमत मतलब जितना अनुमान लगा रहे हैं और रियलिटी में जितना आ रहा है कार्बन, उन दोनों के गैप को कार्बन क्रेडिट अवधारणा कहते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से हुई। CO2 को ग्रहण करने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया कार्बन पृथक्करण कहलाती है। कोई भी चीज जो वायुमंडल से अधिक कार्बन इकट्ठा करती है या छोड़ती है, उसे हम लोग कार्बन सिंक बोलते हैं भाई, ठीक है। किस गतिविधि ने ग्लोबल वार्मिंग में अधिकांश, तो भैया जो जीवाश्म ईंधन है वो जल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? CO2 मुक्त हो रही है, और जो CO2 क्या कर रही है? टेम्परेचर को ट्रैप कर रही है। तो जीवाश्म ईंधन की खपत से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है भाई, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के वे कौन से प्रभाव हैं जिनसे बचा जा सकता है यदि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री या इससे अधिक बजाय 1.5 डिग्री तक सीमित कर दिया जाए?
तो सारे ही हैं भैया, चाहे वो समुद्र का आकार जो उच्च है, चाहे अत्यधिक गंभीर सूखा है, चाहे वो अत्यधिक मौसम प्रभावों की आवृत्ति में वृद्धि है, इन सबसे बच सकते हो अगर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ी, इसे कंट्रोल हम लोग कर पाए भाई। ठीक है, दुनिया भर की कंपनियों को पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए ISO 14000 पिछले पेपर में भी आया है। भारत सरकार ने पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालने के लिए उद्देश्य से मानकों के एक सेट अनुरूप उत्पादकों के लिए एक चिन्ह जारी किया है, जिसे हम लोग इको मार्क कहते हैं। इको मतलब पर्यावरण से रिलेटेड, मार्क मतलब एक चिन्ह है जो पर्यावरण को बचाएगा। ठीक है, सहबाल ब्लूम क्या करता है, तो यूट्रोफिकेशन करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, तो जो यूवी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे रक्षा करती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। पौधे के किस समूह का उपयोग वायु के SO2 प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के संकेतक के रूप में लाइकेन का प्रयोग करते हैं। स्मॉग माने धुआं प्लस कोहरा क्या कहलाता है, स्मॉग कहलाता है। ताजमहल के खराब होने का कारण क्या है भैया, नुकसान हो सकता है जिसे, तो एसिड रेन है। एसिड रेन में मेन कौन होता है, SO2 होता है। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था भैया, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं, मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण ये गलत विकल्प है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां DDT का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, पक्षियों की आबादी में गिरावट आ गई। इससे क्या होता, पक्षियों के दिए गए कई अंडों से बच्चे नहीं निकले, इस वजह से ऐसा हो गया। DDT आप समझते होंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है भैया, लोग चीटे वीटे मारने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं। जैविक ऑक्सीजन मार्क यानी BOD को मापने की विधि किसके लिए उपयोग की जाती है, तो मेरे भाई सीवेज जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है, कितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है, प्रदूषण कितना है, जल को प्रबंध करने के लिए BOD का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बड़े घरों में, बड़े शहरों में जो घरेलू सीवेज होता है वो कैसे होता है, BOD बहुत ज़्यादा हो जाती है, कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जो बेलामेन ऊतक है किसकी जड़ों में पाया जाता है, तो एपीफाइट्स की जड़ों में पाया जाता है। सकारात्मक जैविक अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, तो एमेंसिलिज में शामिल होती हैं। ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं मेरे भाई, इन्हें देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा नहीं हो सकता है, तो भैया भौगोलिक क्षेत्र के लिए खतरा नहीं है, निवास स्थान का विखंडन, ठीक है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। किस तरीके की जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके लिए खतरा है मेरे भाई, भौगोलिक क्यों, क्या दिक्कत है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही है, तो सर्कुलर इकोनॉमी बार बार रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। चक्रीय मतलब ये बार बार चीज़ें आएंगी, यूज होंगी, रिसाइकिल होंगी, फिर से काम में आएंगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या करती है, तो लंबी उम्र होनी चाहिए उसके लिए, रिसाइकिल करने के लिए पुनः उपयोग होना चाहिए, वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया, पारिस्थितिकी शब्द टेंसले ने दिया। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्या करता है, वह तंत्र है जो क्षतिपूर्ति, ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति की अनुमति देता है। एक कार्बन क्रेडिट पहले उद्योग को कितनी मात्रा में CO2 उत्सर्जित कर सकते हैं, तो 1 टन कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस में मेथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड सभी आते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली शब्द किसने दिया, तो टॉम्सले ने दिया। GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट या सिस्टम होता है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो मौसम है, सतही परिवर्तन सबको जानने के लिए करते हैं इस्तेमाल। GPS का क्या काम है मेरे भाई, तो निर्णय लेने के लिए, सटीक डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैव विविधता शब्द रोशेन ने दिया। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र 10 हैं, सभी को पता है। जो वर्षा वन है उष्णकटिबंधीय कहाँ है, तो मेघालय के क्षेत्र में है। कौन सी कृषि पद्धति पर, तो जैविक खेती करोगे तो पर्यावरण के लिए ठीक है। 2 जैविक समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र कहलाता है उसे इकोटोन कहते हैं। और जीव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है, तो जो कोर जोन होते हैं वहां पर मनुष्य गतिविधि नहीं कर सकता है भाई, ठीक है। तो अभी ये 200 ऑब्जेक्टिव है, पिछले 2 साल के MJPRU के पेपर हैं। पता है आपका पेपर 3 बजे है और ये शायद वीडियो 12, 12:30, 1 तक पढ़ पाए, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और वीडियो नहीं भी देखते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में हम ये PDF डाल रहे हैं, सिर्फ PDF भी देख के जाओगे तब भी आपको आराम से अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितना कर सकते थे अपनी तरफ से कर दिया है। बाकी जिनका जिनका जब पेपर है कमेंट करो, आपको पहले वीडियो मिलेगी। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।